शेयर बाजार ना आजकल हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। मतलब सेंसेक्स देख लीजिए या निफ्टी, दोनों ही एकदम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बिल्कुल। रोज ही न्यूज में कुछ नया हाई सुनने को मिलता है। हाँ हाँ, लेकिन इन सब के बीच ना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है, और वो ये कि बाजार में उतरने वाले लगभग 90% से ज्यादा जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना पूरा कैपिटल, मतलब अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। सही कहा। और ये बहुत बड़ा नंबर है। एग्जैक्टली बाजार की इस भूल भुलैया में कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो लगातार मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि जो बाकी की भीड़ है ना, वो सिर्फ टिप्स, न्यूज या अफवाहों के भरोसे अपना अकाउंट खाली कर रही है। तो हमारे आज के इस डीप डाइव में इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण सुनील गुर्जर की किताब ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी की समरी पर आधारित है। राइट। तो इस डीप डाइव का लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। शेयर बाजार कोई कैसीनो तो है नहीं जहां बस किस्मत आजमाई जाए। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये जो जानकारी का भारी शोर है ना, और हर सेकंड जो ये न्यूज़ फीड बदलती रहती है, इसको काटकर हमें एक ऐसा ब्लूप्रिंट समझना है जो ट्रेडिंग को एक जुए से निकाह कर एक ठोस अनुशासित व्यवसाय में बदल सके। हाँ, और हमारा सारा फोकस उन तकनीकी और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर रहेगा जो बाजार में सच में काम करते हैं, मतलब जो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो शुरुआत सीधे उस सबसे बड़ी गलती से करते हैं जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है, और वो है दूसरों की आवाज को बाजार की आवाज मान लेना। ओ, ये तो बहुत आम बात है ना? न्यूज़ चैनल क्या कह रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स पर कौन सी कॉल आ रही है, या फिर पड़ोसी ने कौन सा शेयर खरीदा है। मतलब समरी में बात बहुत साफ शब्दों में कही गई है कि दूसरों की कॉल या न्यूज़ पर निर्भर रहना वित्तीय आत्महत्या के समान है। बिल्कुल, मतलब आप अपना कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो असली आवाज सिर्फ एक ही है बाजार में, और वो है प्राइस एक्शन। चूंकि बाजार के बेसिक से तो लगभग सभी वाकिफ हैं, तो ये समझना ज्यादा जरूरी है कि प्राइस एक्शन ही एकमात्र सच्चाई क्यों है। देखिए, अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ ना हमेशा एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग इंडिकेटर मतलब वो हमेशा देर से आती है। हाँ, एग्जैक्टली। यानी वो घटना होने के बाद हम तक पहुंचती है। जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स तक पहुंचती है ना, तब तक जो संस्थागत निवेशक हैं या जो बड़े खिलाड़ी हैं बाजार के, वो अपनी पोजीशन पहले ही बना चुके होते हैं। अरे वाह, मतलब हम पार्टी में सबसे लेट पहुंचते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्राइस एक्शन का सीधा सा अर्थ है चार्ट पर कीमत की हलचल को पढ़ना। ये असल में उन बड़े खिलाड़ियों के पैरों के निशान हैं। पैरों के निशान। हाँ, क्योंकि बड़े फंड्स अपनी चाल को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, वो चार्ट पर प्राइस और वॉल्यूम में कभी छिप नहीं सकते। चार्ट पर जो हो रहा है ना, वो किसी एंकर की राय नहीं है, वो उस पल की जमीनी हकीकत है। अच्छा, चलिए ऐसे ना एक एनालॉजी से देखते हैं, थोड़ा खोलकर समझते हैं इसको। क्या प्राइस एक्शन पर फोकस करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान सिर्फ सड़क और सामने चल रही गाड़ियों पर है? हाँ, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। राइट। और जो पीछे बैठे यात्री हैं, जो लगातार आपको सलाह दे रहे हैं कि यहाँ से मुड़ो या आप ब्रेक लगाओ, वो असल में न्यूज़ और टिप्स हैं। बिल्कुल। और अगर आपकी सड़क से नजर हटी और आपने पीछे बैठे लोगों की बातों पर ध्यान दिया, तो एक्सीडेंट तो तय है। एग्जैक्टली, क्योंकि सड़क की ढलान, गड्ढे और जो मोड़ हैं वही असली दिशा दिखाते हैं। ठीक वैसे जैसे चार्ट पर कैंडलस्टिक्स और प्राइस मूवमेंट। सही कहा। और उसी सड़क पर जब कोई ऐसा मोड़ आता है जहां से एकदम से नई दिशा खुलती है ना, उसे ही हम ट्रेडिंग की भाषा में ब्रेकआउट कहते हैं। अच्छा, ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट असल में चार्ट पर दिखता कैसा है? देखिए, जब बाजार एक लंबे समय तक एक बहुत ही सीमित दायरे में, मतलब एक तंग रेंज में कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो वो असल में एक स्प्रिंग की तरह दब रहा होता है। हाँ, स्प्रिंग की तरह। हाँ, बड़े खिलाड़ी उस रेंज के अंदर धीरे धीरे अपना माल इकट्ठा कर रहे होते हैं, और फिर एक पल आता है जब वो स्प्रिंग अचानक खुलता है। प्राइस उस पुरानी रेंज की छत को, यानी जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे तोड़कर एक नई दिशा में बहुत तेजी से भागता है। अरे वाह। और मुझे लगता है हर कोई इसी ब्रेकआउट का इंतजार करता है। मतलब हर कोई उस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, राइट? बिल्कुल, मुनाफा तो वही है। लेकिन समरी के हिसाब से असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हर ब्रेकआउट सच्चा नहीं होता है ना? हाँ, सबसे बड़ा ट्रैप यही है। मैंने देखा है कई बार कि प्राइस उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाता है, रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि चलो भाई ब्रेकआउट हो गया, वो वहां धड़ाधड़ खरीदारी शुरू करते हैं,
और अचानक से प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता है। एग्जैक्टली इसी को तो फेक ब्रेकआउट कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक सच्चे और एक नकली ब्रेकआउट के बीच का फर्क कैसे पहचाना जाए? मतलब चार्ट पर ऐसा क्या है जो हमें ये बता दे कि ये सच में स्प्रिंग खुला है या ये सिर्फ एक जाल है? यहीं पर वॉल्यूम का सिद्धांत काम आता है। वॉल्यूम यानी उस विशेष समय में कितने शेयरों की खरीद फरोख्त हुई है। अच्छा, तो वॉल्यूम को देखना जरूरी है। हाँ, वॉल्यूम किसी भी ब्रेकआउट का इंजन होता है। बुक समरी के अनुसार ना, एक सच्चे ब्रेकआउट के समय जो वॉल्यूम है वो औसत से कम 2 से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। 2 से 3 गुना ज्यादा? बाप रे। बिल्कुल। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे जो वॉल्यूम बार्स हैं वो बिल्कुल सूखे पड़े हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस मूवमेंट में बड़े खिलाड़ियों का पैसा शामिल नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक हवा का बुलबुला है। एग्जैक्टली बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट लाइक एक बिना इंजन वाली गाड़ी के पहाड़ चढ़ने जैसा है। थोड़ी दूर तो वो मोमेंटम से जाएगी लेकिन फिर वापस धड़ाम से लुढ़क जाएगी। क्या बात है, बहुत सही कहा। अच्छा, वॉल्यूम के अलावा ना समरी में ये भी कहा गया है कि चार्ट पैटर्न्स बहुत महत्वपूर्ण सुराग देते हैं, जैसे एक फ्लैग पैटर्न का जिक्र किया गया है। हाँ, फ्लैग पैटर्न ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है। ये फ्लैग पैटर्न सिर्फ एक झंडे जैसा दिखने वाला आकार है या इसके पीछे की साइकोलॉजी कुछ और है? इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। देखिए, जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर भागता है ना, तो वो एक लंबी हरी कैंडल बनाता है जिसे हम पोल कहते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिन्होंने नीचे खरीदा था वो अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना। हाँ, कोई भी करेगा। तो इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आता है या एक छोटी सी रेंज में फंस जाता है। यही फ्लैग है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस गिरावट में वॉल्यूम बहुत कम होता है। अच्छा, मतलब लोग बेच रहे हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं है। बिल्कुल। फ्लैग पैटर्न असल में बाजार का सांस लेना है। सेलर्स कीमत को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स इतने हावी हैं कि वो हर छोटी गिरावट पर सारा माल सोख ले रहे हैं। मतलब बायर्स प्राइस को ज्यादा नीचे गिरने ही नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसी रस्साकशी में एक छोटा सा चैनल बन जाता है। और जब ये स्टॉक इस छोटी सी आराम की स्थिति से बाहर निकलता है, यानी जब फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, तो ये फिर से अपनी पुरानी तेजी पकड़ लेता है। और ये एक पक्का संकेत है कि ट्रेंड आगे भी जारी रहने वाला है। हाँ, और नए खरीदार भी इसमें कूद पड़े हैं। चाहिए। फ्लैग के साथ साथ ट्रायंगल पैटर्न और ओपन रेंज ब्रेकआउट भी बहुत काम के टूल्स बताए गए। ओपन रेंज ब्रेकआउट तो सुबह के वक्त बाजार की दिशा तय करने का एक बेहतरीन तरीका लगता है। बिल्कुल, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत जरूरी है। तो बाजार खोलते ही जो एक अंधी दौड़ मचती है ना, उसको समझने के लिए ये कैसे काम करता है? देखिए, सुबह 9:15 बजे जब बाजार खुलता है तो बहुत सारी ओवरनाइट न्यूज़ होती हैं, ग्लोबल मार्केट्स का असर होता है और लोगों के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो सब एक साथ हिट होते हैं। मतलब एकदम से अफरा तफरी का माहौल होता है। हाँ, इसीलिए ये शुरुआती 15 से 30 मिनट बेहद अस्थिर होते हैं। तो जो अनुभवी ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इस समय चुपचाप बैठकर बस देखते हैं कि स्टॉक किस रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। वो तुरंत कूदते नहीं है बाजार में। बिल्कुल नहीं। जब शुरुआती घबराहट खत्म हो जाती है और स्टॉक उस 15 या 30 मिनट की रेंज को भारी वॉल्यूम के साथ ऊपर या नीचे की तरफ तोड़ता है, तो ये एक स्पष्ट इशारा होता है कि आज पूरे दिन बाजार पर किसका कंट्रोल रहने वाला है, बायर्स का या सेलर्स का। बहुत लॉजिकल है। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन है। बताइए। मान लेते हैं कि चार्ट पर सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस टूट गया है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी है और वॉल्यूम भी औसत से 3 गुना ज्यादा है। मतलब सारे नियम टिक हो गए। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं उसके तुरंत बाद प्राइस तेजी से वापस उसी पुरानी रेंज में गिर जाता है। मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया। तब क्या? सारा तकनीकी ज्ञान तो वहीं धरा रह गया। हाँ, ये बहुत हताश करने वाला होता है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत की मार है जिस पर नुकसान बुक करके आगे बढ़ जाना चाहिए, या इस फेल ब्रेकआउट के मलबे में भी कोई अवसर छुपा होता है? ये बाजार की सबसे क्रूर लेकिन सच कहूं तो सबसे मुनाफेदार सच्चाइयों में से एक है। अच्छा, मुनाफेदार कैसे? देखिए, एक फेल ब्रेकआउट कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि ये बड़े खिलाड़ियों द्वारा बिछाया गया एक बुल ट्रैप होता है। बुल ट्रैप? हाँ, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो हजारों रिटेल ट्रेडर्स एक साथ बाय बटन दबाते हैं। उन्हें लगता है कि गाड़ी छूट रही है तो सब कूद पड़ते हैं। हाँ, हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। एग्जैक्टली। और ठीक उसी वक्त
जो बड़े इंस्टीट्यूशंस पहले से माल लेकर बैठे थे नीचे से, वो अपनी भारी भरकम पोजीशंस उन रिटेल ट्रेडर्स को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देते हैं और इस भारी बिकवाली से कीमत अचानक से गिर जाती है। और जो बेचारे लोग ऊपर खरीद चुके हैं वो तो बुरी तरह फंस जाते हैं। सटीक तौर पर अब आप सोचिए उन रिटेल ट्रेडर्स के मनोविज्ञान के बारे में। उन्होंने ब्रेकआउट समझकर ऊंचे दाम पर खरीदा है और उनका जो स्टॉप लॉस है वो उस रेजिस्टेंस लाइन के ठीक नीचे है। राइट, उन्होंने सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा। हाँ, और जब प्राइस तेजी से नीचे आता है और उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होते हैं, तो आपको पता है स्टॉप लॉस असल में क्या होते हैं? वो सेल ऑर्डर्स होते हैं। अरे हाँ, मतलब सिस्टम अपने आप शेयर बेचने लगता है। बिल्कुल, और इससे बाजार में बिकवाली की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। प्राइस और तेजी से नीचे गिरता है। बाप रे, ये तो एकदम तबाही है। लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर इस घबराहट को पहचानता है। वो इस फेल ब्रेकआउट को देखकर रोता नहीं है, बल्कि वो तुरंत अपनी पोजीशन पलटकर शॉर्ट कर देता है। मतलब गिरते हुए बाजार में दांव लगाता है। एग्जैक्टली। और उन फंसे हुए लोगों की घबराहट से वो तगड़ा मुनाफा कमाता है। ये तो एकदम शिकारियों वाला नजरिया हो गया। जो फंसे हैं उनके डर को अपने मुनाफे में बदल देना। बाजार का यही नियम है। लेकिन जो लोग इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, जो थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, उनके लिए बुक समरी में एक बहुत ही सुरक्षित तरीके का उल्लेख है, और वो है ब्रेकआउट विद रीटेस्ट। हाँ, ये नए ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। मतलब तुरंत छलांग लगाने के बजाय इंतजार करना। तो ये रीटेस्ट की साइकोलॉजी क्या है? ये टूटा हुआ रेजिस्टेंस अचानक सपोर्ट कैसे बन जाता है? इसे समझने के लिए ना आपको उन ट्रेडर्स के नजरिए से सोचना होगा जो ब्रेकआउट के वक्त एंट्री लेने से चूक गए थे। अच्छा, जो बाहर छूट गए थे। हाँ, जब प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाता है तो बाहर बैठे ट्रेडर्स को पछतावा होता है। वो सोचते हैं कि काश प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम भी खरीद लें। हाँ, वो वेट कर रहे होते हैं डिप का। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने ब्रेकआउट पे खरीदा था वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस हल्का सा नीचे आकर उसी टूटी हुई रेजिस्टेंस लाइन को वापस छूता है। यही रीटेस्ट है। ओके, तो जैसे ही प्राइस उस लाइन को छूता है, बाहर बैठे खरीदार टूट पड़ते हैं। और जो लाइन पहले छत थी यानी रेजिस्टेंस थी, अब वो उनके लिए फर्श यानी सपोर्ट बन जाती है। यहां एंट्री करना सबसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यहां रिस्क बहुत छोटा होता है। क्या बात है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ना समरी में एक और ब्रह्मास्त्र की चर्चा की गई है, जिसे वीवैप या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कहते हैं। हाँ, वीवैप बहुत पावरफुल टूल है। बहुत से लोग तो सिर्फ मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशंस हमेशा वीवैप पर नजर क्यों रखते हैं? ये बाजार में एक चुंबक की तरह क्यों काम करता है? देखिए, मूविंग एवरेज सिर्फ कीमत का औसत निकालता है, लेकिन वीवैप कीमत के साथ साथ ये भी देखता है कि किस कीमत पर सबसे ज्यादा सौदे हुए हैं, मतलब वॉल्यूम कहाँ है। अच्छा, इसमें वॉल्यूम भी जुड़ा है। बिल्कुल। अब बड़े इंस्टीट्यूशंस को तो लाखों शेयर खरीदने होते हैं। वो बाजार भाव पर अंधाधुंध खरीदारी नहीं कर सकते ना, वरना कीमत आसमान छूने लगेगी और उनका खुद का ही नुकसान हो जाएगा। हाँ, प्राइस एकदम से स्पाइक कर जाएगा। एग्जैक्टली। तो उनका जो एल्गो होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो वीवैप को एक बेंचमार्क मानता है। वो कोशिश करते हैं कि उनकी औसत खरीद कीमत वीवैप के आसपास ही रहे। तो इसका फायदा रिटेल ट्रेडर कैसे उठाएं? जब भी प्राइस गिरकर वीवैप के पास आता है ना, तो वहां अचानक बड़े बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं और प्राइस वापस उछल जाता है। तो अगर कोई स्टॉक वीवैप के ऊपर चल रहा है तो साफ है कि बाजार पर खरीदारों का कंट्रोल है। बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। और नए ट्रेडर्स को फेक ब्रेकआउट से बचाने के लिए समरी में एक बहुत ही सीधा नियम भी दिया गया है, जिसे 3 कैंडल रूल कहते हैं। ओह हाँ, 3 कैंडल रूल, ये बहुत जरूरी है। ये रूल तो खासकर उन लोगों के लिए है जिनके हाथ ना बस बाय बटन दबाने के लिए खुजलाते रहते हैं। मतलब नियम ये कहता है कि रेजिस्टेंस टूटने के बाद तुरंत एंट्री मत लो। लगातार 3 हरी कैंडल्स का इंतजार करो जो एक दूसरे के ऊपर बंद हों। हाँ, और हर कैंडल के साथ वॉल्यूम का बार भी बढ़ता हुआ होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये नियम असल में एक तरह से इम्पल्सिव ट्रेडिंग पर लगाम लगाता है ना? बिल्कुल लगाता है। ये नियम बाजार में सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता को पक्का करता है, क्योंकि एक अकेली बड़ी कैंडल ना किसी अचानक आई खबर या किसी एक बड़े ऑर्डर का नतीजा भी हो सकता है। हाँ, जो कि एक ट्रैप हो सकता है। सही कहा। लेकिन लगातार 3 कैंडल्स और बढ़ता हुआ वॉल्यूम ये प्रमाणित करता है कि खरीदारों की एक पूरी फौज बाजार में आ चुकी है और उनमें बस माल उठाने की होड़ मची है। बहुत खूब। लेकिन इन सब के बीच समरी एक और चीज की बात करती है
जिसे साइलेंट किलर्स कहा गया है। नाम तो बहुत डरावना है इसका, लेकिन बाजार में ये उतना ही मुनाफेदार साबित होता है। ये साइलेंट किलर्स असल में क्या हैं? आप कल्पना कीजिए कि एक स्टॉक का चार्ट बिल्कुल मृत पड़ा है। कीमत एक बहुत ही पतली सी रेंज में रेंग रही है, कोई हलचल नहीं है, एकदम फ्लैट लाइन। हाँ, तो आम ट्रेडर्स इस स्टॉक को देखकर बोर हो जाते हैं और इसे अपनी वॉच लिस्ट से हटा देते हैं। लेकिन अगर नीचे वॉल्यूम बार्स पर नजर डाली जाए तो कीमत भले ही शांत हो, लेकिन वॉल्यूम के खंभे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। अच्छा, प्राइस नहीं हिल रहा लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। एग्जैक्टली और ये क्या है? ये कोई बड़ा स्मार्ट मनी प्लेयर है जो बहुत ही खामोशी से बाजार में बिना शोर किए अपना माल जमा कर रहा है। वो नहीं चाहता कि किसी का ध्यान इस तरफ जाए। और जब उसकी खरीदारी पूरी हो जाएगी तब वो अचानक से प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल देगा। तो ये जो चार्ट पर शांति होती है ना, ये असल में आने वाले एक भयंकर तूफान की चेतावनी होती है। क्या बात है। ये सारी तकनीकी बातें, ये चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम का खेल, ये सब ना बहुत तार्किक लगता है सुनने में। हाँ, थ्योरी में तो सब परफेक्ट लगता है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अगर सब कुछ इतना ही गणितीय है, इतना ही लॉजिकल है, तो फिर लोग अपना घर-बार क्यों नीलाम करवा बैठते हैं? क्यों 90% लोग बाजार से खाली हाथ लौटते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। समरी इसका जवाब बहुत निर्मम तरीके से देती है, और वो ये कि असली युद्ध स्क्रीन पर नहीं बल्कि ट्रेडर के दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। 100% सही बात है। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप्स हैं या जो महंगे टूल्स हैं, वो सब किसी काम के नहीं है अगर आपके दिमाग में अनुशासन नहीं है। मतलब साइकोलॉजी ही सब कुछ है। बिल्कुल, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ही वो अभेद्य दीवार है जो एक नौसिखिए को प्रोफेशनल बनने से रोकती है। तकनीक तो सिर्फ 20% है, बाकी 80% खेल आपकी भावनाओं पर नियंत्रण का है। और इसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई में जो सबसे पहला दुश्मन आता है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओह, सबसे बड़ी बीमारी है ना? और इसके लिए समरी में एक बहुत ही सख्त मंत्र दिया गया है, नो सेटअप नो ट्रेड। कहना बहुत आसान है। एग्जैक्टली। ये सुनना बहुत आसान है, लेकिन बाजार के चालू घंटों में ना इसे अमल में लाना उतना ही मुश्किल है। बाजार में जब हरी कैंडल्स ऊपर की तरफ भागती हैं तो शरीर में एड्रेनलिन का एक ऐसा रश पैदा होता है कि हाथ अपने आप बस माउस की तरफ चले जाते हैं। हाँ, और इसी एड्रेनालिन रश को ही हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। ट्रेडर देखता है कि एक स्टॉक 5% भाग गया है तो उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है कि मैं पीछे रह गया, हर कोई पैसे बना रहा है, मुझे भी बस इसमें घुसना चाहिए। वो लालच हावी हो जाता है। बिल्कुल, और वो बिना किसी सपोर्ट या ब्रेकआउट को देखे एकदम टॉप पर जाकर खरीद लेता है। और जैसे ही वो खरीदता है, अगली ही कैंडल लाल बन जाती है और प्राइस धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। वो तुरंत पछतावे से भर जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। और फिर जन्म होता है दूसरे सबसे बड़े दुश्मन का, जिसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। हाँ, बाजार से बदला लेना। एग्जैक्टली। जब नुकसान हो जाता है तो ट्रेडर बाजार से बदला लेने पर उतारू हो जाता है। वो सोचता है, बाजार ने मेरे 10,000 रुपए कैसे ले लिए, मैं अभी के अभी अपना पैसा वापस निकालूंगा। और गुस्से में गलत फैसले लेता है। हाँ, वो बिना किसी लॉजिक की अपनी पोजीशन का साइज दोगुना करके एक अंधा दांव खेलता है। और उसका नतीजा क्या होता है? पूरा अकाउंट साफ। यही अति आत्मविश्वास और बदले की भावना ट्रेडर की सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से पंगु कर देती है। बिल्कुल। और एक और बड़ी तकनीकी गलती है जो सीधे मनोविज्ञान पर वार करती है, वो है टाइम फ्रेम्स का गलत चुनाव। टाइम फ्रेम्स का गलत चुनाव मतलब कैसे? देखिए, अगर कोई एक दिन के भीतर ट्रेड खत्म करना चाहता है, मतलब इंट्राडे कर रहा है, तो उसे 5 और 15 मिनट के चार्ट देखने चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर कोई हफ्तों के लिए कोई स्विंग ट्रेड ले रहा है और वो हर 5 मिनट में चार्ट खोलकर देखेगा, तो वो जो 5 मिनट के चार्ट का शोर है ना, वो उसे डराकर एक अच्छे मुनाफे वाले सौदे से बहुत जल्दी बाहर निकाल देगा। अरे हाँ, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में तो बहुत उतार चढ़ाव दिखेगा। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। जोखिम प्रबंधन को इस समरी में बाजार की प्राणवायु कहा गया है। मतलब स्टॉप लॉस कोई मनमर्जी का नंबर नहीं होना चाहिए कि चलो यार मैं सिर्फ 2,000 का नुकसान सह सकता हूं इसलिए यहीं पर स्टॉप लॉस लगा देता हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टॉप लॉस हमेशा एक तकनीकी स्तर पर होना चाहिए, लाइक किसी सपोर्ट लाइन के ठीक नीचे, क्योंकि अगर वो सपोर्ट ही टूट गया तो आपके ट्रेड का पूरा तर्क ही खत्म हो गया ना। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसको ऐसे सोचते हैं जैसे कोई दुकानदार है। पूंजी यानी जो कैपिटल है वो एक ट्रेडर का इन्वेंट्री या स्टॉक का सामान है।
अब आप बताइए, एक दुकानदार अगर अपना सारा सामान एक ही दांव पर लगा दे या किसी एक ही ग्राहक को उधार दे दे, और वो ग्राहक पैसा लेकर भाग जाए, हाँ, तो अगले दिन दुकान का शटर तो हमेशा के लिए गिर जाएगा ना। बिल्कुल गिर जाएगा। इसी तरह समरी के अनुसार अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है तो किसी भी एक ट्रेड में उसे 2 से 3 हजार रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये कैपिटल बचाने की जंग है। सही बात है। और यहीं पे ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। कौन सी गलतफहमी? आम लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट का एक्सपर्ट वो है जो भविष्य देख सकता है, जो हमेशा सही भविष्यवाणी करता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ट्रेडिंग 100% एक्यूरेसी का खेल है ही नहीं। अच्छा। हाँ, किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की जो विन रेट होती है ना, वो मुश्किल से 40 से 50% के बीच ही होती है। एक मिनट, क्या मतलब 100 में से 60 बार गलत होना फिर भी मुनाफा? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और सारा रहस्य रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में छिपा है। मान लीजिए एक ट्रेडर 10 ट्रेड लेता है, उसमें से वो 6 बार गलत साबित होता है। ठीक है। लेकिन उसका रिस्क मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि जब वो गलत होता है तो वो अपना स्टॉप लॉस लेकर खुशी खुशी 100 रुपए का नुकसान बुक कर लेता है। मतलब 6 बार में उसने 600 रुपए कमाए। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो बाकी 4 बार सही साबित होता है तो वो जल्दी प्रॉफिट बुक करके नहीं भागता। वो 1 के मुकाबले 3 का मुनाफा कमाता है, जिसे हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं। ओहो, मतलब हर सही ट्रेड पर 300 रुपए। हाँ, तो 4 सही ट्रेड में उसने 1200 रुपए बनाए। अब आप इसका गणित देखिए, 1200 रुपए का मुनाफा और 600 रुपए का नुकसान। अरे वाह, 60% बार गलत होने के बावजूद वो ट्रेडर 600 रुपए के नेट प्रॉफिट में है। यही तो जादू है। सफल ट्रेडिंग हर बार सही होने में नहीं है, बल्कि हार को इतना छोटा रखने में है कि एक बड़ी जीत आपके सारे नुकसानों को कवर कर दे। बहुत ही शानदार पॉइंट है ये। तो ये जो रोबोटिक अनुशासन है ना, जहां नुकसान को तुरंत काटना है और मुनाफे को होल्ड करना है, ये अनुशासन बाजार के शोर शराबे के बीच अचानक से तो पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ये रातों रात नहीं आता। इसके लिए ना एक ऐसी जीवन शैली की जरूरत है जो सुबह बाजार खुलने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। हाँ, इसीलिए तैयारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह 9 बजे स्क्रीन के सामने बैठकर ये सोचना कि आज क्या खरीदूं, ये बर्बादी की सबसे पहली सीढ़ी है। सही बात है। सुनील गुर्जर की समरी में उनकी दिनचर्या का उल्लेख है जो बहुत कुछ सिखाती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ना बाजार खुलने से पहले ही अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखता है। उसे पहले से पता होता है कि क्या करना है। हाँ, उसे पता होता है कि निफ्टी का मेजर ट्रेंड क्या है, अमेरिकी बाजार रात में कैसे बंद हुए और किन चुनिंदा 4-5 स्टॉक्स में आज ब्रेकआउट का सेटअप बन रहा है। बिल्कुल। और उनका रूटीन सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, सुबह 6 बजे उठना और 10 मिनट का ध्यान मतलब मेडिटेशन करना। बिल्कुल। क्योंकि बाजार तो एक युद्ध क्षेत्र है जहां भावनाओं का तूफान चलता रहता है। तो वहां टिकने के लिए दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और उनका एक बहुत ही कड़ा नियम है कि बाजार खुलने के शुरुआती 10 से 15 मिनट में वो कोई ट्रेड नहीं करते। हाँ, वो 15 मिनट सिर्फ बाजार को सेटल होने देने के लिए होते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की जो रात भर की बेकरारी होती है ना, वो सुबह 9:15 बजे बाजार में फूटती है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस बेकरारी का तमाशा देखते हैं। बिल्कुल। वो इंतजार करते हैं कि ये शुरुआती शोर थमे और चार्ट पर कोई साफ पैटर्न उभरे। बाजार में चुपचाप इंतजार करना कोई निष्क्रियता नहीं है। ये असल में एक शिकारी की आक्रामक रणनीति है जो अपने शिकार के सही दायरे में आने का इंतजार कर रहा है। क्या एनालॉजी दी है आपने, बहुत सही। और बाजार बंद होने के बाद का काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। समरी में बात की गई है जर्नलिंग की, यानी डायरी लिखना। ये सबसे बोरिंग लेकिन सबसे जरूरी काम है ना? हर सफल व्यवसाय अपना खाता बही मेंटेन करता है, तो उसी तरह एक ट्रेडर को अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना होता है कि एंट्री कहाँ ली, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, और सबसे जरूरी बात, गलती क्या हुई। बिल्कुल। क्या फोमो में आकर खरीदारी कर ली थी, या क्या स्टॉप लॉस हिट होने पर उसे ट्रेल करने की बेवकूफ़ी की, ये सब लिखना होता है। हाँ, और जब कोई ट्रेडर अपनी गलतियों को रोज कागज पर लिखता है ना, तो वो असल में खुद को आईना दिखा रहा होता है। जर्नलिंग उस अहंकार को तोड़ देती है जहां ट्रेडर को लगता है कि वो बाजार से ज्यादा चालाक है। सही कहा। इसके साथ ही निजी जीवन के तनाव को स्क्रीन से दूर रखना, कभी भी कर्ज या उधार के पैसे से ट्रेड ना करना और नुकसान को बिना किसी ईगो के तुरंत स्वीकार कर लेना। यही वो आदतें हैं जो एक व्यक्ति को मशीन की तरह अनुशासित बनाती हैं। बिल्कुल। तो
आज के इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समेटें तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। ट्रेडिंग ना कोई जल्दी अमीर बनने की जादुई छड़ी तो है नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ये प्राइस एक्शन के पदचिन्हों को पढ़ने की कला है, वॉल्यूम और रीटेस्ट जैसे हथियारों से सही सेटअप की पहचान करना, सख्त रिस्क मैनेजमेंट के जरिए अपनी पूंजी की रक्षा करना और एक साधु जैसे मानसिक अनुशासन का ये एक संपूर्ण पैकेज है। एकदम सटीक समरी दी है आपने। इस विश्लेषण ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जीतने वाला ट्रेडर बाजार के मूड को नहीं बल्कि खुद के बनाए हुए कठोर नियमों को फॉलो करता है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले ना मैं एक बहुत ही गहरा विचार रखना चाहता हूं जो इस पूरी प्रक्रिया से छनकर बाहर आता है। बताइए। ट्रेडिंग की दुनिया, मतलब ये जो लाल और हरी कैंडल्स का खेल है, ये असल में सिर्फ पैसा बनाने की जगह नहीं है। ये एक ऐसी क्रूसिबल है जो इंसान को ना अपनी सबसे गहरी और सबसे आदिम कमजोरियों के सामने नंगा खड़ा कर देती है। बहुत गहरी बात है ये। है ना? हमारा लालच, हमारा डर, हमारी झल्लाहट, हमारा अहंकार, हम अंदर से जो भी हैं वो सब चार्ट पे लिए गए हमारे फैसलों में साफ साफ छप जाता है। बाजार कभी गलत नहीं होता, वो सिर्फ हमारा असली चेहरा हमें दिखाता है। बिल्कुल। तो यहां सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति इन चार्ट्स के जरिए अपने अंदर के इस डर और लालच को पहचान ले, अगर वो इस बात को स्वीकार कर ले कि दुनिया की अनिश्चितताओं पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे बाजार के अगले मूव पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या ट्रेडिंग का ये अनुशासन सिर्फ एक पेशा रह जाता है, या फिर क्या इस लालच और डर को जीतने की ये कला हमारी अपनी निजी जिंदगी के संघर्षों, अनिश्चितताओं और हार को शांति से स्वीकार करने का एक मास्टर क्लास नहीं बन सकती? क्या बात है। तो अगली बार जब कोई बड़ी लाल कैंडल आपके पोर्टफोलियो को डराने की कोशिश करे ना, तो विचार कीजिएगा कि क्या वो सिर्फ बाजार का उतार चढ़ाव है या वो आपके मन के अंदर छुपे हुए डर का एक प्रतिबिंब मात्र है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।